साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों हमारी प्रश्नावली 1.1 चल रही थी और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आइए दोस्तों अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रकार के क्वेश्चनों के दोस्तों हमने कुछ उदाहरण भी किए थे और उदाहरणों में भी हमने देखा था कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो आइए दोस्तों, ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है दोस्तों कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो दोस्तों यह है अपना प्रश्न नंबर 2। दोस्तों जो धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, जो धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, यह कौन होता है दोस्तों? तो यह होता है अपना a। क्या होता है दोस्तों? ये a। ये जो फॉर्मूला है अपने पास, यह है दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र। और जो ये a होता है a, यही क्या होता है दोस्तों? अपना धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। ठीक है दोस्तों, जब भी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं तो यह लिखना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को लिखना कंपलसरी है दोस्तों। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a और b दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर bq+r, जहां r का मान या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। इसी प्रकार जो b का मान होगा वो हमेशा क्या होगा दोस्तों? r से बड़ा होगा। तो दोस्तों हमें सिद्ध करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 हमें विषम पूर्णांक दर्शाने हैं। तो आइए दोस्तों किस प्रकार से इन्हें हम विषम पूर्णांक दर्शा सकते हैं, इसको हल करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में जो b का मान होता है वह हमेशा क्या होता है दोस्तों? फिक्स होता है। क्या होता है दोस्तों? फिक्स होता है। तो b का मान कितना है दोस्तों अपने पास? b का मान है दोस्तों अपने पास 6। यहाँ देखिए, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। तो मैं कहना चाहता हूं कि b का मान सदैव क्या होता है दोस्तों? अपने फिक्स होता है। तो देखना दोस्तों, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? माना b बराबर कितना है अपने पास? 6। b बराबर कितना है दोस्तों अपने पास? 6। b का मान यदि 6 है तो इस फॉर्मेट में जब हम इसे जमाते हैं तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाता है दोस्तों? r का मान प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? r का मान प्राप्त हो जाता है। तो देखना b का मान कितना है दोस्तों अपने पास? 6। तो b की जगह हम रख देंगे कितना? 6। तो दोस्तों यहां से r का मान किस प्रकार से प्राप्त होगा, या कौन कौन सा मान हमें r के लिए प्राप्त करना है, या r का मान कौन कौन सा हमें लेना है, तो इन सब बातों को हम देखते हैं कि किस प्रकार से r का मान हम लेंगे। तो दोस्तों इस कथन से हम देख पाते हैं या देख सकते हैं कि r का मान जो है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा, r का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा लेकिन b से छोटा होगा। b से मतलब 6 से। b का मान कितना है दोस्तों? 6। इसलिए जो 6 है अपने पास, उससे तो r का मान छोटा होगा और 0 से क्या होगा दोस्तों? बड़ा होगा। तो देखना r बराबर जो प्राप्त होगा अपने पास वह होगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये जो मान अपने पास प्राप्त होंगे तो ये किसके मान होंगे? r के मान होंगे। ठीक है। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जाता है तो r के जितने भी मान हमारे पास होते हैं तो प्रत्येक मान को एक एक रखते हुए हम अपने प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं? हम r बराबर 0 रखते हैं। क्या रखते हैं दोस्तों? r बराबर 0 रखते हैं, या फिर r बराबर 0 हो तो
r बराबर 0 हो तो देखना दोस्तों, यदि r बराबर 0 है तो हमें क्या करना है कि जो अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र है, इसमें क्या करना है दोस्तों, मान जमाने हैं। क्या जमाने हैं? मान जमाने हैं। तो a बराबर b का मान कितना लिया दोस्तों हमने? 6 लिया। कहां लिया था? 6, ये रहा। b का मान कितना लिया दोस्तों हमने? 6 लिया। क्यों? ऐसा का ऐसा प्लस r बराबर कितना रखा जा रहा है दोस्तों? 0। कितना रखा जा रहा है दोस्तों? 0। तो देखिए, जब इसको हम हल करते हैं तो a बराबर 6q प्लस 0 कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 6q प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 6q प्राप्त होगा। देखो दोस्तों, जो 6q है अपने पास, यदि मैं चाहूं कि इसमें 2 का भाग लगाना है तो दोस्तों बताइए, क्या इसमें 2 का भाग पूरी बार जाएगा? लगा के देख लो। 2 का भाग 6 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों? 3 क्यों बार जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों? 3 क्यों बार जाएगा। तो इस हिसाब से या इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि जो a बराबर 6 क्यों प्राप्त होगा, वो कौन सा पूर्णांक होगा दोस्तों? सम पूर्णांक होगा। कौन सा पूर्णांक होगा दोस्तों? सम पूर्णांक होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि जिस संख्या में 2 का भाग पूरी बार जाए, वो कौन सा पूर्णांक होता है दोस्तों? सम पूर्णांक होता है। कौन सा पूर्णांक होता है दोस्तों? सम पूर्णांक होता है। और जिस पूर्णांक में या जिस संख्या में 2 का भाग पूरी बार नहीं जाए, कोई संख्या शेषफल के रूप में प्राप्त हो, तो वह कौन सा पूर्णांक होता है दोस्तों? विषम पूर्णांक होता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अपना जो 6 क्यों है, ये किस प्रकार का पूर्णांक होगा? सम पूर्णांक होगा। तो दोस्तों 6 क्यों 2 से विभाजित हैं या भाज्य हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। विभाज्य हैं अतः यह समपूर्णांक होगा। कौन सा पूर्णांक होगा? समपूर्णांक होगा। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हम क्या करते हैं दोस्तों, r बराबर 1 रखेंगे। तो दोस्तों r बराबर 1 हो तो देखना, r बराबर 1 हो तो ठीक है। a बराबर 6 क्यों प्लस r का मान कितना है दोस्तों अपने पास? 1। अब देखिए दोस्तों, 6 क्यों प्लस 1, ऐसा नहीं है कि 6 क्यों प्लस 1 7 कर दो, नहीं। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम चेक करते हैं 2 का भाग यदि जाता है तो यह किस प्रकार का पूर्णांक होगा? सम पूर्णांक। यदि 2 का भाग नहीं जाता तो यह किस प्रकार का पूर्णांक होगा दोस्तों? विषम पूर्णांक होगा। दोस्तों इस पूर्णांक के अंदर 2 का भाग नहीं जाता, तो इस कारण यह कौन सा पूर्णांक होगा? अपना विषम पूर्णांक होगा। तो दोस्तों 6 क्यों प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, अतः यह विषम पूर्णांक होगा। ठीक है दोस्तों। तो किस प्रकार का पूर्णांक होगा दोस्तों? तो यह विषम पूर्णांक होगा। इसी प्रकार r बराबर 2 हो तो ठीक है। तो a बराबर 6 क्यों प्लस r का मान कितना रखेंगे दोस्तों? 2। तो अब हम देख सकते हैं दोस्तों कि यहां से यदि मैं चाहूं तो कितना कॉमन ले सकता हूं दोस्तों? 2 कॉमन ले सकता हूं। कितना कॉमन ले सकता हूं दोस्तों? 2 कॉमन ले सकता हूं। यदि मैं 2 कॉमन लेता हूं तो यहां 2 का भाग जाएगा और इस कारण यह संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों? समपूर्णांक हो जाएगी। तो दोस्तों देखना कि किस प्रकार से ये समपूर्णांक होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जिस संख्या को कॉमन लिया जाता है उसका भाग
भी लगाया जाता है। जिस संख्या को कॉमन लिया जाता है उसका भाग उन सभी संख्याओं में लगाया जाता है जहां से वो कॉमन ली गई है। तो देखना दोस्तों, 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 3 क्यों प्लस 2 का भाग 2 में कितनी बार? 1 बार। ठीक है दोस्तों। अब देखना दोस्तों, यदि मैं चाहूं तो इसमें 2 का भाग लगाऊं तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ कितना प्राप्त होगा अपने पास? 3 क्यूब प्लस 1। यानी कि यूं कह सकते हैं कि 2 से, यह क्या है दोस्तों? 2 से भाज्य है। यह क्या है दोस्तों? 2 से भाज्य है। इस कारण किस प्रकार का पूर्णांक होगा? समपूर्णांक होगा। तो देखना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हमने देखा कि यह संख्या क्या थी? 2 से भाज्य थी। क्या थी दोस्तों? 2 से भाज्य थी। इस कारण किस प्रकार का पूर्णांक होगा? यह समपूर्णांक होगा। अतः यह किस प्रकार का पूर्णांक होगा? तो यह पूर्णांक होगा दोस्तों समपूर्णांक होगा। समपूर्णांक होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि r बराबर कितना रख देंगे दोस्तों? 3 रख देंगे। कितना रख देंगे दोस्तों? r बराबर 3 रख देंगे। तो देखना दोस्तों, r बराबर 3 हो तो, r बराबर 3 हो तो, ठीक है दोस्तों, r बराबर 3 हो तो, ठीक है। तो देखना a बराबर 6 क्यों प्लस r बराबर कितना रखेंगे दोस्तों? 3 रखेंगे। कितना रख देंगे दोस्तों? r बराबर 3 रख देंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम r बराबर 3 रखते हैं तो यहाँ से कितना कॉमन आएगा? तो कॉमन आएगा दोस्तों 3 कॉमन आएगा। कितना कॉमन आएगा दोस्तों? 3 कॉमन आएगा। तो जिस संख्या को कॉमन लिया जाता है उसका भाग प्रत्येक संख्या में लगाया जाता है। तो 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। प्लस और 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो जैसे ही हम इसमें चेक करेंगे कि 2 का भाग जाएगा ही नहीं जाएगा, तो हम देख सकते हैं कि इस पूरी संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। क्या होगा दोस्तों? 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 2 का भाग नहीं जाएगा तो ये किस प्रकार की संख्या होगी? विषम प्रकार की संख्या होगी। किस प्रकार की संख्या होगी? विषम संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि 6 क्यों प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है। अतः कौन सा पूर्णांक होगा? अतः यह विषम पूर्णांक होगा। कौन सा पूर्णांक होगा दोस्तों? विषम पूर्णांक होगा। विषम पूर्णांक होगा। इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करते हैं कि r बराबर कितना रखते हैं दोस्तों? 4 रखते हैं। कितना रखते हैं? r बराबर 4 हो तो, r बराबर 4 हो तो a बराबर 6 क्यों प्लस 4। तो a बराबर, तो देखिए दोस्तों यहाँ से कितना कॉमन आएगा? तो यहाँ से कॉमन आएगा दोस्तों 2। कितना कॉमन आएगा? यहाँ से 2 कॉमन आएगा। और 2 कॉमन लेने के पश्चात अपने पास जो यहाँ से संख्या प्राप्त होगी वह प्राप्त होगी दोस्तों 3 क्यों प्लस कितना? 2। कितना प्राप्त होगा? 3 क्यों प्लस 2 प्राप्त होगा। तो 3 क्यों प्लस 2 और कोष्ठक के आगे कितना रहेगा अपने पास? 2। जब हम इसमें चेक करेंगे कि 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो हम देख सकते हैं कि दोस्तों इस संख्या में 2 का भाग पूरी बार जाने के कारण यह किस प्रकार का पूर्णांक होगा? समपूर्णांक होगा। कौन सा पूर्णांक होगा? समपूर्णांक होगा। तो हम कह सकते हैं कि 6 क्यों प्लस 4 2 से भाज्य हैं। क्या है दोस्तों? 2 से भाज्य, 2 से भाज्य हैं। अतः यह समपूर्णांक होगा। अतः यह समपूर्णांक होगा। ठीक है दोस्तों,
इसी प्रकार हम क्या करते हैं, r बराबर कितना रखते हैं दोस्तों, 5 रखते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, r बराबर 5 रखते हैं, अर्थात r बराबर 5 हो तो ठीक है, a बराबर b अर्थात 6 क्यों प्लस r का मान कितना रख रहे हैं दोस्तों, 5। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ से किसी प्रकार की कोई संख्या ना तो कॉमन आ रही और न ही 2 का भाग जा रहा, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या किस प्रकार की संख्या होगी। तो दोस्तों यह संख्या होगी विषम प्रकार की संख्या। तो हम कह सकते हैं कि 6 प्लस 5 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है, अतः यह विषम पूर्णांक होगा। कौन सा पूर्णांक होगा दोस्तों, विषम पूर्णांक होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन था अपने पास, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो दोस्तों हमें प्राप्त करना था 6q प्लस 1, यह भी विषम प्रकार का। तो देखिए दोस्तों 6q प्लस 1 प्राप्त हुआ किस प्रकार का, विषम प्रकार का पूर्णांक। किस प्रकार का पूर्णांक, विषम प्रकार का पूर्णांक। और 6q प्लस 3 किस प्रकार का पूर्णांक प्राप्त हुआ दोस्तों अपने पास, तो यह भी विषम प्रकार का पूर्णांक प्राप्त हुआ। इसके बाद हमें प्राप्त करना था 6q प्लस 5, यह भी विषम प्रकार का पूर्णांक प्राप्त करना था दोस्तों। तो देखिए a बराबर 6q प्लस 5, यह भी किस प्रकार का पूर्णांक है, अपना विषम पूर्णांक है। तो दोस्तों यह था अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो कि अपनी बुक का है। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर 3 कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी, सेना अर्थात आर्मी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाली स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने पास क्वेश्चन है कि अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है दोस्तों, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने पास जो टोटल सदस्य हैं वो हैं कितने, 616। कुल सदस्य कितने हैं दोस्तों अपने पास, 616 सदस्य हैं। और सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है और ज्ञात करना है दोस्तों हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो दोस्तों जब भी हमें इस प्रकार से कोई वह बड़ी से बड़ी या फिर अधिकतम इस प्रकार की चीज ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं कि हम उसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं दोस्तों, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो देखना दोस्तों 616 और 32 इन दोनों का क्या ज्ञात करेंगे, हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, 32, और बड़ी संख्या कौन सी है, 616। तो हम क्या करते हैं कि छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में लगाते हैं। तो 616, तो 616 में किसका भाग देंगे दोस्तों, 32 का भाग देंगे। तो दोस्तों देखिए कि 32 का भाग जब हम लगाएंगे 61 तक तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कहाँ तक जाएगा दोस्तों, 32 तक ही जाएगा। जब इन दोनों संख्याओं को घटाया जाएगा तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों अपने पास, तो ये प्राप्त होगा दोस्तों 29 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 29 प्राप्त होगा। तो अगली संख्या है दोस्तों अपने पास 6, उसको नीचे उतार देंगे। ठीक है, फिर क्या करते हैं दोस्तों, 32 का भाग 296 में लगाते हैं। कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। और कहाँ तक जाएगा दोस्तों, 9 से गुणा कीजिए इस संख्या को, 32 को। 9 दूआ 18, 18 के 8, हासिल लग गया कितना, 1।
9 तिया 27, 27 और एक कितना हो गया दोस्तों अपने 28। फिर इन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे अपन, घटा देंगे। अब देखिए 6 में से 8 निकलता, एक दाएं उधार लेंगे, 16, 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 8, और यहाँ है अपने पास कितना 28, और 28 में से 28 घटाया तो 0, यानी कि यूँ बोल सकते हैं ये कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे देखना दोस्तों, अपना जो शेषफल प्राप्त हुआ 8, वो क्या है दोस्तों अपने भाजक से छोटा है। क्या है दोस्तों, भाजक से छोटा है। यदि शेषफल भाजक से छोटा है तो हम क्या करते हैं कि शेषफल को भाजक बना देते हैं, और जो अपना भाजक था उसको क्या बना देते हैं, भाज्य बना देते हैं। क्या बना देते हैं, भाज्य बना देते हैं। तो देखना दोस्तों 8 का भाग 32 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4 बार भाग जाएगा। कहाँ तक जाएगा दोस्तों, 32 तक भाग जाएगा। और जैसे ही हम इन दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा दोस्तों, अपने पास 0 प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के हमने कुछ उदाहरण भी किए थे, और प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, उसके अंदर भी हमने 3 प्रश्न किए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन जो अपने पास है उसमें भी हमें इस प्रकार से ही क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों कि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र A बराबर BQ प्लस R, जहां जीरो R और B, तो इस प्रकार से क्या करते हैं दोस्तों, हम सूत्र को लिखते हैं, और स्टेप जितनी भी हमने यहाँ पे स्टेप हल की, प्रत्येक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप या चरण बाय चरण लिखते हुए हम चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ए कितना है दोस्तों, पहली बार में अपने पास 616, भाग किसका लगाया था दोस्तों हमने, भाजक कौन था हमारा 32, और भागफल कितना प्राप्त हुआ दोस्तों 19, और शेषफल कितना प्राप्त हुआ दोस्तों अपने पास 8 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि R इज नॉट इक्वल 0, R इज नॉट इक्वल 0। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं इसके आगे कि अपना जो भाजक है वो तो है 8, और भाज्य कितना है दोस्तों 32, भागफल कितना प्राप्त हुआ 4, और शेषफल कितना प्राप्त हुआ 0। तो अब हम कह सकते हैं कि अपना जो शेषफल प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, 0 प्राप्त हुआ या 0 प्राप्त हुआ। और दोस्तों हम एक बात जानते हैं कि जिस संख्या का भाग लगाने पर शेषफल 0 प्राप्त हो, जिस संख्या का भाग लगाने पर शेषफल 0 प्राप्त हो, वही संख्या क्या होती है दोस्तों, अपनी एचसीएफ होती है। तो हम कह सकते हैं अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी दोस्तों, 8 होगी। कितनी होगी दोस्तों, 8 होगी। तो इस प्रकार से अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 था दोस्तों हल करना था। तो इस प्रकार के प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना होता है दोस्तों, एचसीएफ ज्ञात करना होता है। ऐसा ही दोस्तों अपने पास उदाहरण भी था, उसको मैंने हल नहीं किया था, मैंने बताया नहीं वो, तो आप इसी प्रकार से उस प्रश्न को हल करने का प्रयत्न करना।